जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हुए आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार आपके अपने प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को यहां जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम नवंबर लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा और दिल्ली पुलिस के अंदर जनरल साइंस के कम से कम आप लोगों के 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 7 से 8 प्रश्नों में एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत ना हो, उस उम्मीद के साथ आप सभी बच्चे मेरे से जुड़ना। और यदि लास्ट तक आप वीडियो को देखोगे और सभी पार्ट को देखोगे तो सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में सेम एज इट इज इसी टाइप के पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को वो पीवाईक्यू साइंस का करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। और आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, बायोलॉजी का वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा है, इसलिए बायोलॉजी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा। हालांकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन को भी साथ में लेते हुए चलूंगा। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गवाए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के सामने हो जाए बच्चे। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं है जमीन मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो याद रखना, आपकी मंजिल जमीन नहीं है, आपकी मंजिल आसमान है। और आसमान की बुलंदियों तक आपको जो पहुंचाएगा वो केवल और केवल आपकी मेहनत पहुंचाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे इसी के साथ हम अपने कारवा को बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा था कि जनरल साइंस में आज मैं बायोलॉजी का आप लोगों को टॉपिक कराने वाला दोस्तों। और इस बायोलॉजी के टॉपिक को एक एक करके इन प्रश्नों को हम देखते जाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए मेरे दोस्तों। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जो आया हुआ है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट यहां मैं दे रहा हूं और देखता हूं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब सही देते हैं। फटाफट कमेंट करते रहिए सभी बच्चे, ताकि मैं इन प्रश्नों का जवाब अच्छे तरीके से आप लोगों को दे सकूं। और मेरा जवाब देना तभी कारगर होगा जब आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी मेरे दोस्तों। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भाई, एक बार देखो और इसका जवाब देने का प्रयास करो मेरे बच्चों। फटाफट इसका जवाब दो। कौन इसका जवाब देगा मैं देखता हूं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक एक करके हम थोड़ा सा फास्ट इस सेशन को बढ़ाएंगे कि यदि आप ध्यान से देखो यहां पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड बाय, पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है, किससे निकाला जाता है। ऑप्शन ए ईस्ट खमीर, ऑप्शन बी एल्गी यानी शैवाल, ऑप्शन सी फंगस और ऑप्शन डी लीचेन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी फंगस यानी ऑप्शन सी कवक। इस कवक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक बायोलॉजिस्ट ने किया था। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि यह है भाई फंगस। जैसे ही आपके आसपास में कहीं ह्यूमिडिटी, कहीं आर्द्रता, मॉइस्चर बढ़ता है तो इस एरिया में ऑटोमेटिक फंगस लगना चालू हो जाता है। ये फंगस कई अलग अलग कलर के होते हैं, ये ब्लैक भी हो सकते हैं, ये व्हाइट भी हो सकते हैं, ये ग्रीन भी हो सकते हैं, ये ब्राउन भी हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि किस सरफेस के ऊपर ये फंगस लग रहा है और ये किस टाइप का फंगस है। तो ब्रेड के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का फंगस जो लग जाता है। आप लोगों ने अपने अचार के ऊपर देखा होगा, अचार पे जो एक फफूंदी लग जाती है, व्हाइट कलर का जो फंगस लग जाता है, इस फंगस से ही बनाया जाता है पेनिसिलिन की दवा। और पेनिसिलिन की दवा ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच इज अफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके अंदर एंटीजन क्या इफेक्ट करता है। मैं आप लोगों को बता दूं, एंटीजन जो होता है ये फॉरेन पार्टिकल होता है दोस्तों। एंटीजन क्या होते हैं, तो एंटीजन जो होते हैं ये फॉरेन पार्टिकल होते हैं। फॉरेन पार्टिकल का मतलब बाहर से आए हुए पार्टिकल होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, बाहर से आए हुए पदार्थ होते हैं।
और जो भी पदार्थ बाहर से आपके शरीर के अंदर गए हैं वो किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन को लेकर के जा सकते हैं। वो इन्फेक्शन वो बैक्टीरिया का हो सकता है, वो इन्फेक्शन वायरस का हो सकता है, वो इन्फेक्शन फंगस का हो सकता है। तो याद रखना, जैसे ही कोई एंटीजन आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है तो तुरंत उस एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी जो है क्या बनाना चालू कर देता है, एक एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है। क्या बनाना चालू कर देता है? एक एंटीबॉडी, एक प्रतिरक्षी बनाना चालू कर देता है, ताकि बाहर से आए हुए उन फॉरेन पार्टिकल से आपके शरीर की ये सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इस सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एंटीबॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना जल्दी आपके ऊपर बनेगा, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो बंदे जिम जाने वाले लोग होते हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, जो योगा करने वाले लोग होते हैं, जो अपने बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो आसानी से बीमार नहीं पड़ते। लेकिन उनके रिस्पेक्ट में यदि किसी और दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को देखा जाए जो व्यायाम नहीं करता, जो कसरत नहीं करता, जो योगा नहीं करता, वो बड़ी आसानी से क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। तो रीजन साफ यही है कि जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा शरीर एक एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो अब राइट आंसर यहां क्या है उसको हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, यानी इससे WBC का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो लग नहीं रहा है वैसे, ये तो गलत है। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, बिल्कुल राइट आंसर है। अभी मैंने बताया कि जैसे आपके शरीर के अंदर क्या इंटर करेगा, एक एंटीजन इंटर करेगा, तो एंटीजन के इंटर करते ही आपका बॉडी उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाएगा, और उस एंटीबॉडी को कितना ज्यादा बनना होगा ये डिपेंड करेगा आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, या आपके शरीर के अंदर वायरस, फंगस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल कितना स्ट्रॉन्गेस्ट आया है। तो इसके लिए आपके शरीर के अंदर याद रखना एंटीबॉडी के बनने की रेट बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के सर्कुलेशन में, रक्त के परिसंचरण में, आपको पता है कि ब्लड कहां बनता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लड का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। ब्लड का निर्माण कहां होता है दोस्तों, तो ब्लड का निर्माण होता है मेरे भाई बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो को हम हिंदी में बोलते हैं, बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है, इस खोखले भाग के अंदर पाया जाता है बोन मैरो, इसके अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा, और इसी अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है दोस्तों, ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सब यही बन रहा है। लेकिन छोटी सी बात इसने पूछा है कि इस ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प कौन करता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन में इरेथ्रोसाइट हेल्प करता है। भाई इरेथ्रोसाइट तो खुद ब्लड है, ये RBC को इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स तो ये खुद ही एक प्रकार का ब्लड का कंपोनेंट है। प्लेटलेट्स यानी इसको बढ़ने में कोई मदद कर रहा है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये WBC के दो पार्ट हैं। ये WBC के व्हाइट ब्लड सेल के दो पार्ट हैं। व्हाइट ब्लड सेल दो प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल को एक बोलता है ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरे टाइप का अग्रेन्युलोसाइट होता है। तो जो अग्रेन्युलोसाइट होता है उसके दो टाइप होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट जो है वो बाहर से आने वाले किसी भी इंफेक्शन से आपके ब्लड को बचाता है। याद रखना, लिम्फोसाइट आपके ब्लड के अंदर तब तक पूरी तरह से एक्टिव होता है जब तक ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। यदि ये लिम्फोसाइट आपके ब्लड के अंदर डेड हो जाए या इसकी मात्रा कम हो जाए तो आपके ब्लड के अंदर इंफेक्शन हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार की डिजीज, किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपका लिम्फोसाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसके लिए? आपके बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को सही तरीके से बनाए रखने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। Which among the following element increase the absorption of the water and calcium in the plant? अब आपको पता है कि दोस्तों ये हमारा प्लांट है, ये हमारा मान लो कि एक पेड़ है, ये पौधा है।
और इस पौधे को हमने मिट्टी में, अब मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो भाई यहाँ एक मिट्टी है और इस मिट्टी के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमने डाला है पानी, तो इसके अंदर ये पानी के कण हैं और पानी के साथ साथ इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी मिले हुए हैं, यानी यहाँ पर वाटर और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी मौजूद है, मिनरल्स भी मौजूद है। तो ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए टिश्यूज होते हैं, जिस टिश्यूज को बोला जाता है जाइलम, जिसको बोलते हैं जाइलम। लेकिन ये जाइलम तभी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा जब आपके टिश्यूज के अंदर एक एलिमेंट मौजूद होगा, और वो एलिमेंट है दोस्तों बोरॉन। वो एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। तो हमारा राइट आंसर यहां होगा बोरॉन। कहता है कि बताओ कि किसी भी प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इनमें से कौन सा तत्व लाभदायक होगा, तो हमारा आंसर है बोरॉन। लेकिन एक छोटी सी बात और मैं बताता हूं कि जो हमारे आसपास की जो पत्तियां होती है, और वो पत्तियां यदि कौन से कलर की होती है, तो पत्तियों का वास्तविक रंग होता है हरा। ये देख लो जो नीचे वाले कलर में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इन पत्तियों के अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी इन पत्तियों के अंदर कमी आ जाती है, और किसकी कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो मैग्नीशियम की कमी से इन पत्तियों का हरा रंग धीरे धीरे पीले रंग में बदलता जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पेड़ की पत्तियां यदि पीले रंग की बदल रही है, तो बताओ उस पौधे के अंदर किस तत्व की कमी हो गई है, किस धातु की कमी हो गई है, तो उस समय जवाब देना है मैग्नीशियम। क्या जवाब देना है, मैग्नीशियम। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है which wood will become useless soon after the exposing in the open area। ये कहता है कि यदि किसी लकड़ी को हमने खुले वातावरण में रख दिया, तो खुले वातावरण में रखने पर कौन सा ऐसा लकड़ी है जो आसानी से एक्सपोज यानी आसानी से खराब हो जाएगा खुले वातावरण में रहकर। कहता है सॉफ्ट वुड, यदि कोई नरम लकड़ी है तो दूसरा फाइब्रस वुड, यदि कोई फाइब्रस यानी रेशेदार लकड़ी है तो, और तीसरा वेट वुड यानी कोई गीली लकड़ी है तो, और चौथा है हार्ड वुड। तो देखो बेटा हार्ड वुड, फाइबर्स वुड और सॉफ्ट वुड, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो लकड़ी को ज्यादा से ज्यादा कौन पहुंचाती है, पानी पहुंचाती है। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर दोस्तों कि ये जो लकड़ी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी पानी के आसपास में रखा गया है, जिसलिए पानी ने इस लकड़ी को सड़ा दिया, गला दिया, और गलने से इस लकड़ी की जो स्ट्रॉन्गनेस थी, इसकी मजबूतीपन जो थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। आप बड़ी आसानी से इस लकड़ी को काट सकते हो, तोड़ सकते हो, टूट जाएगा। आपने देखा होगा लकड़ी का कोई टुकड़ा यदि बरसात में या किसी जगह पर खुले वातावरण में पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे पड़ा लकड़ी वो सड़ जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहा है वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनमें से आपको बताना है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एज एंटीबायोटिक के रूप में किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है पैरासीटामोल, ये वही। ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। क्लोरोफेनिकोल, ये भी एंटीबायोटिक है। बट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का एक पार्ट है एमोक्सिलिन। आप लोगों ने कभी एमोक्सिलिन नामक दवाई कभी आपने यूज की होगी। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, मैक्सिमम यूज होने वाला है। यानी एक आपने पढ़ा, कभी आपने खाया होगा कभी कोई 625 mg का क्या होता है हमारे पास, 500 mg तो याद रखना हमारे पास क्या है, एमोक्सिलिन है, और उसमें 125 एक्स्ट्रा उसके अंदर मिनरल्स मिले हुए हैं, तो टोटल 625 हो जाता है, जो एमोक्सिलिन का यानी एम्पिसिलिन का पार्ट है। तो याद रखना सबसे ज्यादा एम्पिसिलिन, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ। जो दोस्तों हमारी जो बोन्स हैं, या हमारी जो हड्डियां हैं, या हमारा जो दांत है, ये किससे मिलकर बना होता है। तो जो हड्डियां बनी होती है वो किससे बनी होती है, बोन जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और जो दांत बना होता है वो किससे, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट।
और याद रखना हमारे दांतों का जो सबसे कठोर पार्ट, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसी को हम बोल देते हैं इनामेल। जो दांतों के क्राउन वाले एरिया में, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोलते हैं क्राउन। इस क्राउन वाले एरिया में इनामेल पाया जाता है और ये इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरोरेप्टाइड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट हमारे दांत और हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। बट दांतों का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इनामेल, जो सबसे कठोर भाग है मानव के शरीर का। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा वुल, अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन एक अंगोरा नामक रैबिट यानी एक अंगोरा नामक खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हालांकि अंगोरा नाम की एक बकरी भी होती है जिस बकरी से भी हम कुछ ऊन निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द वुमेन इजीली देन दैट ऑफ मेन, यानी एक मेल की तुलना में, एक मेल की तुलना में एक फीमेल को कौन सी बीमारी सबसे अधिक कवर कर लेती है? सबसे अधिक तो बताएंगे भाई, सबसे अधिक कौन सी बीमारी प्राप्त करती है? ऑप्शन ए हार्ट अटैक, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी जॉइंट ऑर्थराइटिस या ऑप्शन डी ऑर्थराइटिस। तो वास्तविक में इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गठिया। यानी ऑर्थराइट के शिकार अधिकतर वुमेन यानी फीमेल लोग होते हैं, क्योंकि फीमेल लोग अधिकतर अपने घर गृहस्थी में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं अपने परिवार को संभालने में कि अपने शरीर पर वो ध्यान नहीं दे पाते, और उनके शरीर का जब वजन बढ़ जाता है तो उनके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण से उनकी हड्डियों में एक डिफेक्ट यानी एक डिजीज आ जाता है जिसे ऑर्थराइटिस या गठिया नामक रोग कहा जाता है। तो गठिया ये जो है वो महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है अमूमन एज पुरुषों की तुलना में। बट ये नहीं कह रहा हूं कि केवल महिलाओं में होता है, ये पुरुषों में भी होता है भाई। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पाया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, हमारे दिमाग के अंदर पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कई सारे पार्ट होते हैं, जो हमारे दिमाग के कई सारे पार्ट होते हैं उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये ब्रेन का पार्ट है, किडनी का तो पार्ट नहीं है, लीवर का तो कोई पार्ट नहीं है, इंटेस्टाइन का कोई पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। विच इज द लिमिट ऑफ मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। यदि याद रखना आप खाली पेट हो, खाली पेट का मतलब यदि आपने खाना नहीं खाया और यदि आप अपने बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर का पता लगा रहे हो, ब्लड के अंदर शुगर का पता लगा रहे हो, तो याद रखना नॉर्मल रेंज, नॉर्मल आपकी जो आएगी उसमें कितनी आनी चाहिए? 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। लेकिन याद रख लेना दोस्तों, यदि आप ऑर्थराइटिस के शिकार हो रहे हो, या सॉरी ऑर्थराइटिस नहीं, आप यदि शुगर के पेशेंट हो रहे हो, किसके? शुगर या डायबिटीज या जिसे बोलते हैं मधुमेह, मधुमेह का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मधुमेह का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट में 100 से लेकर के 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक चला जाता है आपके ब्लड का शुगर। लेकिन याद रखना जिनको 100% शुगर हो चुका है उनके अंदर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे ज्यादा उसका ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल पर्सन के अंदर आपको बताना है कितना है। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर 99 है। अब 99 किसके अंदर रेंज में आ रहा है? तो 70 से 100 के रेंज में आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ ट्री। अब देखो ये जो क्रॉस सेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसे वगैरह का ऐसे आकार का दिया गया है, तो कहता है कि इस तरीके से इसके अंदर 50 रिंग बने हुए हैं। कितने? 50 रिंग। और ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट बताता है, एक रिंग का निर्माण
1 ईयर में, 1 साल में होता है। तो 50 रिंग का निर्माण कितने सालों में हो जाएगा? 50 सालों में हो जाएगा, इसलिए इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 50 ईयर हो जाएगी, ये याद रखना। एक रिंग 50 रिंग 50 साल। अगला क्वेश्चन है, अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, प्याज किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? तो देखो ये आपको प्याज दिखाई दे रहा है, ये केवल और केवल इसके अंदर आपको स्टेम नजर आ रहा है, केवल और केवल इसके अंदर तना नजर आ रहा है, और वही तना धीरे धीरे प्याज के रूप में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, स्टेम यानी तना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाय, यानी किसी भी मक्के के अंदर पॉलिनेशन, परागण किसके द्वारा होता है? तो ध्यान से रखना, जब एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराता है या दूसरा पेड़ पहले पेड़ से टकराता है, तो इनके कुछ बीज यहां से उड़ करके यहां पर आ जाते हैं, या इसके कुछ बीज यहां से उड़ के यहां पर आ जाते हैं। यानी ये किसके कारण आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं एयर के कारण, हवा के कारण। तो इसके अंदर परागण जो हो जाता है वो सेल्फ के कारण नहीं होता, बाय द पॉलिनेशन ऑफ एयर, वायु के पॉलिनेशन से, वायु के माध्यम से पॉलिनेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई द रेडियो रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरेज फोटोग्राफी ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कहता है कि आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंतों का यदि कभी भी एक्सरे किया जाता है, तो आंतों का एक्सरे यदि प्लेन एक्सरे किया जाए, आपका कौन सा प्लेन एक्सरे किया जाए, तो फिर आपके इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और वो लेयर इतनी आसानी से उसके अंदर की चीजों को नहीं देखा जा सकता। तो याद रखना, उसका एक्सरे करने के लिए फिर याद रखना हमारे ऊपर एक घोल हमें पिलाया जाता है। किसका घोल पिलाया जाता है? तो याद रखना बोरोन का। किसका घोल पिलाया जाता है बेटा? बोरोन का एक हमें घोल पिला दिया जाता है, जिस घोल के कारण से आपके पेट के अंदर प्रकाश यानी जो एक्सरे जाकर के वो फैल जाता है, और फैलने के बाद यानी स्कैटर हो जाता है, उसके बाद आपके अंदर की इमेज को बड़ी आसानी से देखा जाता है। तो इंटेस्टाइन आर अफेक्टेड बाय द एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज, ये कहता है इंटेस्टाइन एक्सरेज से खराब हो जाता है, जिस कारण इसलिए नहीं दिखाई देता। एक्सरेज कैन नॉट क्रॉस इंटेस्टाइन, एक्सरेज उसको इंटेस्टाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, वो तो हड्डियों को क्रॉस कर सकता है, तो इंटेस्टाइन को कैसे नहीं कर सकता? एक्सरेज आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर। एक्सरे जो है, प्लेन एक्सरे जो है, वो हमारे पेट के इंटेस्टाइन का वो नॉर्मल तरीके से पिक्चर नहीं ले सकता। यदि पिक्चर लेना है तो बोरोन की एक घोल आपको पिलाई जाएगी, जिससे बोरोन एक्सरे से रिएक्ट होकर के और लाइट को स्कैटर कर देता है, जिसके कारण अंदर की इमेज को बड़ी आसानी से उसको क्या करता है? फोटोग्राफी में उतार लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। तो ये दोस्तों 25 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, जो आप लोगों के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं। तो ये सभी प्रश्नों को एक एक करके समझ लेना भाई आसानी से, और इसी के साथ आज की क्लास को हम क्या करते हैं बेटा? समाप्त करते हैं। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, यानी कल डेली आपको एक एक पार्ट आपको मिलेगा जनरल साइंस का, इससे पढ़ो तो साइंस में कहीं आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। सही बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।